नमस्कार दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इस समय रूस, यूक्रेन और पाकिस्तान के अलावा जिस तीसरे देश को सबसे ज्यादा चर्चा मिल रही है वो है श्रीलंका। जी हां, जिस तरह से वहां पर लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और चीन का जो ऋण का जो जाल है उसमें श्रीलंका पूरी तरह से जकड़ता जा रहा है, उसके बाद श्रीलंका के भविष्य को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। आखिर भारत के इस पड़ोसी देश का होगा क्या? भारत से इसके सिर्फ 100-200 साल के नहीं, हजारों साल पुराने सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। आखिर रावण की इस नगरी का आने वाले सालों में क्या कुछ होने जा रहा है? किस तरह के संबंध उसके भारत के साथ रहने वाले हैं? क्या ये फिर चीन के मकड़जाल में पूरी तरह से फंस जाएगा या फिर श्रीलंका में कुछ ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जो सबको चौंका देगा? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे एक बार फिर प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य राजेश जी से। आचार्य जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य जी, इंटरनेशनल अफेयर्स में आप लगातार दखल देते रहे हैं। आपकी कई भविष्यवाणियां, रूस की हम बात करें, वो पूरी तरह से सत्य साबित हुई है। पाकिस्तान को लेकर आपने सबसे पहले इंडिया फर्स्ट में ही इस प्रोग्राम को किया था। मुझे याद आ रहा है कि करीब 3 से 4 साल पहले की बात है। उस समय तो ये कल्पना ही नहीं की जा सकती थी कि पाकिस्तान जिन हालातों में आज है वो ऐसा कुछ हो भी सकता है। और आपने उस वक्त भविष्यवाणी की थी कि वहाँ की जनता भी भारत के गुण गाएगी। तो आपकी भविष्यवाणी यहाँ इससे कुछ आगे ही निकल गई। जनता तो जनता, वहाँ के वजीर आजम इमरान खान भी भारत के गुण गा रहे हैं। मैं इसी परिप्रेक्ष्य में अब आपसे समझना चाह रहा हूँ कि श्रीलंका को लेकर जिस तरह से वहाँ पर महंगाई चरम पर है, पेट्रोल पंपों पे लंबी कतारें देखी जा रही है, वहाँ के तमाम जो कहा जा सके कि पूरी तरह से इकोनॉमिक जो है वो फॉल डाउन हो चुका है। आप आने वाले दिनों में श्रीलंका का क्या कुछ भविष्य देख पा रहे हैं? इसमें आशुतोष जी, श्रीलंका की यदि हम कुंडली को देखते हैं, तुला लग्न की ये कुंडली बनती है 4 फरवरी 48 के अनुसार, और वो ठीक भी आ रही है। बाकी यदि घटनाओं को देखते हैं, लग्न में केतु हैं, वृश्चिक राशि है, गुरु चंद्र द्वितीय स्थान पर है, सूर्य चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में बुध शुक्र हैं, सप्तम राहु हैं और दसम भाव में शनि, एकादश में है मंगल। तो ये जो ग्रहों का योग है, अभी इसको मंगल की महादशा चल रही है। मंगल की महादशा मारक महादशा है। ये 2016 से चली है और फरवरी 2023 तक ही चलेगी। मारकाट मचना, तो वहाँ तो काफ़ी दिनों से यही उपद्रव रहे हैं। बीच में एक चर्च के ऊपर भी उत्पात मचा, ये भी मंगल की महादशा में मचा। उसका वहाँ काफ़ी मारकाट हुई और मुस्लिमों को वहाँ से मार मार के भगाया, और जिस तरह से वहाँ जो भी हुआ वो एक दृष्टि से था तो विवाद, और रक्तपात भी उसमें काफ़ी हुआ और उससे कुछ परिवर्तन भी आए। स्थिति इसमें जो बिगड़ी, मंगल की जो महादशा होती थी, किसी तीसरे व्यक्ति की गलत दखलंदाजी और जो वहाँ के राजनेता हैं इनके अंदर जगा हुआ लोभ, ये श्रीलंका को ले डूबा। तो अभी की जो परिस्थिति है, फरवरी 2023 तक, फरवरी 2016 से फरवरी 2023 तक ये बहुत बुरी स्थिति में रहेगा। लेकिन जब राहु की महादशा प्रारंभ होगी तब भारत इसके भविष्य का निर्माता बनेगा। और श्रीलंका की यदि हम 10,000 साल पुराने इतिहास को देखते हैं, भगवान राम के टाइम से इसके इतिहास को देखते हैं, हमेशा 2-2.5 साल में ऐसी स्थिति बनती है कि भारत से टकराता है, फिर यहाँ पर जीरो होता है, फिर भारत इसकी मदद करता है, फिर आगे बढ़ता है। रावण के टाइम पर भगवान गए, वहाँ पर पूरी व्यवस्थाएँ दी, लेकिन भारत ने कभी भी श्रीलंका को अपना बनाने की कोशिश नहीं की। अपने वहाँ पे सत्ताएं वहाँ बनाते हैं और सत्ताएं भारत का साथ देती हैं, पर मिलाने की चेष्टा कभी नहीं की। तो वो अभी भी नहीं होगी। और आने वाले समय में अभी मई के बाद जो परिस्थिति बनेगी, जैसे ही शनि का परिवर्तन होगा, 18 तारीख को गुरु का परिवर्तन होगा, ये दोनों परिवर्तन बहुत अच्छे होंगे। और 11 तारीख को जो राहु का परिवर्तन है, तो राहु केतु का विशेष योगदान इसलिए है क्योंकि इनके तुला लग्न है, तुला लग्न में केतु है, और 11 तारीख को केतु इनके लग्न में विराजमान होने वाला है। तो अभी जो मारकाट या जो इनके अभी अराजकता फैली हुई है, यह 11 तारीख तक की अराजकता है। धीमे धीमे ये नियंत्रित होना शुरू होगी और इसमें भारत की ही पूर्ण रूप से भूमिका होगी और भारत ही इनके भाग्य का निर्माता होगा। यानी कि अभी मई तक जो है, 11 मई तक वहाँ पर स्थितियाँ जो हैं वो अभी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आचार्य जी, ये भी समझना चाहेंगे कि वहाँ के जो अभी मौजूदा जो राजा हैं, राजपक्षे जी जो राष्ट्रपति हैं, उनसे काफ़ी जनता नाराज़ है।
क्या वाकई में वहाँ सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? सत्ता परिवर्तन के चांस इसमें पूरे हैं, क्योंकि अब जब शनि का राशि परिवर्तन होगा 28 अप्रैल का, उसके बाद से राजपक्षे जी की स्थिति बिगड़नी शुरू होगी और चीन वहाँ पर हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा राजपक्षे जी के पक्ष में। लेकिन जनता अब चीन से भी बहुत बुरी चिढ़ेगी और जो परिस्थिति चीन सोच रहा है मैं संभाल लूँगा, वो स्थिति वहाँ नहीं संभाल पाएगी। तो सत्ता का परिवर्तन वहाँ पर निश्चित है और मई के बाद से स्थिति पक्ष में आनी शुरू हो जाएगी श्रीलंका की। शतरंज की एक भाषा है आचार्य जी की, एक के बाद एक मोहरे पिटना। तो इमरान खान जो कि चाइना का मोहरा था वो पिट रहे हैं, वह श्रीलंका में राजपक्षे जी हैं चाइना का मोहरा, वो एक और पिट रहे हैं। तो चाइना के मोहरे जो हैं एक के बाद एक पिट रहे हैं, इसमें भारत को आप किस तरह से देखते हैं? देखो, उसके लिए तो एक हमने पहले भी वीडियो बनाया था कि भारत की स्थिति में कैसे सुधार आएगा। चाइना की स्थिति हमेशा से रही धीमे धीमे, जैसे भारत गुलाम बना, अंग्रेज व्यापार करने आए और व्यापार करते करते इन्होंने भारत को गुलाम बना लिया। वही स्थिति इसने यहाँ भी कर दी थी। जब एक समय ऐसा था कि यहाँ रेडियो भी एक ही उसमें मिल रहा है, ट्यूबलाइट भी एक ही उसमें मिल रही है और तीन तीन चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो गया था। भारत के खिलौनों की इंडस्ट्री जीरो होने लग गई थी। कारपेट वगैरह जो बनते थे वो भी चाइना से आने शुरू हो गए थे। तो भारत में एक समय ऐसा था 2015 तक कि चाइना बहुत कुछ भारत के छोटे छोटे घरेलू उद्योगों में इसने दखल देना शुरू कर दिया था। और चाइना हमेशा सबसे पहले नेताओं को खरीदता है। जब नेता यदि बिक गए तो देश पर कब्जा करने में दिक्कत नहीं आती। तो वो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करता है इधर उधर जनता के ऊपर। जैसे उसने मोबाइल लाने शुरू किए, वहाँ भी टैक्स की चोरी करना शुरू कर दी, अभी कुछ दिन पहले भारत में पकड़ में आए। तो ये चाइना का शुरू से ही इस तरीके का तरीका रहा है कि वो ऐसे काम करेगा। और उस वीडियो में हमने बताया था कि चाइना की पोल किस तरह से खुलेगी। तो सबसे पहले भारत में जो राजा मोदी हुए हैं, इन्होंने उसकी चाल को पकड़ा और कमर को तोड़ना शुरू कर दिया। अब जैसे ही फाइनेंशियली क्राइसिस उनके ऊपर आया तो जहाँ जहाँ लोन दिया हुआ था उस पर उसने दबाव बनाने शुरू कर दिए। जब फाइनेंशियली दबाव बनाए और उसने अपने पैर खींचने शुरू किए तो अराजकता फैलना शुरू हो गई, खाने पीने के लाले पड़ने शुरू हो गए। तो अब वो नए सिरे से जो स्थिति बनेगी वो फिर भारत उस स्थिति को संभालेगा। और चीन, चूँकि अब आप मन में पाप रख के चलोगे तो ओपन हो ही जाओगे। तो पाकिस्तान में तो स्थिति है कि वहाँ चीन चाहता है मुसलमान हमारे यहाँ तो नहीं रहे, मार ठोक के उनको बिल्कुल सही कर देता राइट वाइट, पर बाकी देशों में मुस्लिमों के थ्रू उपद्रव फैलाता है। उसने नेपाल कर हाथ खींचने की कोशिश की, नेपाल एक भगवत सत्ता रही साथ में, वो वापस इंडिया के पक्ष में आना शुरू हो गया। तो उस तरह से एक एक करके चाइना कई जगह से एक्सपोज होगा। जैसे वियतनाम एक जगह थी, वहाँ के भी कुछ इसके एक्सपोज होना शुरू हुए। जहाँ जहाँ इसने अपना पैसा लगाया है उन देशों में परिस्थितियाँ विपरीत होने लग गई हैं। अफगानिस्तान में विपरीत होने लग गई, इस तरह श्रीलंका में विपरीत होने लग गई, नेपाल तो एक्सपोज हो ही गया है। वहीं पाकिस्तान में भी अब स्थिति होगी कि जनता चीन का विरोध करना वहाँ पर शुरू कर देगी। जी कहते हैं कि खानदानी अमीर वाला जो चक्कर रहता है, जो आप जो समझा रहे हैं, चाइना नया नया अमीर बना, सबको वहाँ पे रेवड़ियाँ बांट दी, लेकिन उसको होल्ड करने की कैपेसिटी उसके पास नहीं है, तो तत्काल वसूली भाई के अवतार में आ गए। हाँ, और जब वसूली भाई के अवतार में आए तो लोगों ने कहा कि भैया अभी तो आपने पैसे दिए तो इतनी जल्दी वसूली कर रहे हो, तो वहाँ की भी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। और चाइना जो है वो खुद ब खुद जो आप समझा रहे हैं वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। भारत शुरू से ही जो है सोने की चिड़िया रहा है, तो भारत जो है खानदानी रहा है, रईस रहा है, तो यहाँ से पैसा लेने के बाद भी वापस करे या नहीं करे, भारत इस तरह से दबाव नहीं बनाता। तो वो स्थिति इसमें यहाँ बन रही। तो अब यदि हम इनकी बात करें कि भारत में, पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, इसमें बताया था कि भारत इन तीनों चारों राष्ट्रों से बड़ा परेशानी में आएगा कि इनके कारण भारत में अराजकताएँ फैलेंगी। क्योंकि सारे साउथ में लेते हैं तो वहाँ से अपराधी आना शुरू हो जाते हैं, इधर बांग्लादेश से लेते हैं तो वहाँ से अपराधी आना शुरू हो जाते हैं, इधर नेपाल के थ्रू पाकिस्तान अपने अपराधियों को भेजना शुरू करता है। तो भारत में एक अस्थिरता सी पैदा हुई। लेकिन यहाँ का शासक चूँकि मजबूत रहा तो सबसे पहले बॉर्डरों को सील किया, तो सारी स्थिति ठीक होना शुरू हुई और गृह योग भी ऐसे बनने शुरू हो गए कि भारत वापस जो एक अपनी सत्ता थी सदियों पुरानी, उस वैभव को लौटना शुरू हो रहा है। तो परिस्थिति बेहतर अब होती जाएगी। बिल्कुल परिस्थिति बेहतर होती जाएगी। और आपने साफ कह दिया कि वहाँ पर अब जो राष्ट्रपति बनेंगे वो भारत समर्थित बनेंगे, भारत के पक्ष में वो रहेंगे, जो भी जो नई सत्ता आएगी श्रीलंका में। देखो, ये तो दो टूक शब्दों में थे कि भारत के पक्ष का बनने वाला है, पर इसके पीछे मैं आपको इतिहास बताता हूँ। जैसे राम रावण का जब युद्ध हुआ,
रावण पराजित हुआ, भगवान राम ने उसकी कोशिश नहीं की, चाहते तो वो उसको भारत में मिला लेते उस समय, लेकिन श्रीलंका में विभीषण को उन्होंने राजा बनाया और एक सत्ता अच्छे से चलाते रहो आप, उसकी व्यवस्था की। वास्तु के अनुसार ये दक्षिण और पूर्व का एक ऐसा कोना है, ये नैऋत्य के कोण कहलाता है। और नैऋत्य कोण पितरों का और भूत प्रेत टाइप के इस तरीके की जो अदृश्य उत्पाती शक्ति होती हैं उनका एक कोना होता है। यदि इसको हम अपने में मिलाते हैं, भारत का और ज़्यादा नुकसान इसमें हो सकता है, क्योंकि इसके बीच में जो समुद्र है ये खाई है जो भारत को हमेशा विवादों में पटक देगा। इसलिए भारत कभी भी ये भारत के साथ आने की कोशिश करता है, लेकिन भारत इसको अपने में नहीं मिलाता है। तो वही स्थिति अभी भी इसमें आएगी। और भारत चूँकि अब पूरी दुनिया में अन्नदाता देश के रूप में जाना जाएगा। जब लाल बहादुर शास्त्री का और रूस में जाना हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री के ये 2-3 ही कॉन्सेप्ट वहाँ पर बहुत क्लियर थे कि हम एक आणविक शक्ति के रूप में उभरेंगे, हम जय जवान जय किसान, उनका जो नारा था, जय जवान में ये नारा था कि हम इन सब शक्तियों को प्राप्त करेंगे। तभी चीन ने, रूस ने हमारे कई वैज्ञानिकों की हत्याएँ करवाई, इवन लाल बहादुर शास्त्री को भी इसमें मरवाए, क्योंकि सुरक्षा का मामला था। और दूसरा उत्पादकता का मामला। तो आज हम सबसे पहले श्रीलंका की मदद खाने पीने के मामले में करेंगे। तो हमारा जो खाद्यान्न जब वहाँ पहुँचेगा, और भारत की जब कोई चीज़ खाद्यान्न के रूप में पहुँचती है तो सामने वाले की वृत्ति परिवर्तित कर देती है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जो हमारा पवित्र अन्न जब वहाँ पहुँचना शुरू होगा तो वहाँ परिस्थिति बेहतर होनी शुरू होगी। और श्रीलंका भारत के पक्ष में धीमे धीमे आना शुरू होगा। तो जो राज्य सत्ता नई है, ये नई सत्ता बनेगी और सत्ता भारत के सहयोग से ही बनेगी। और इसलिए भारत इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल होगा। बिल्कुल सफल होगा। और जो दर्शक इस समय सोच रहे हैं कि भाई अखंड भारत का जो नक्शा में दिखाया जाता है उसमें तो श्रीलंका को भी रखा जाता है, भगवा रंग में रंगा जाता है, और आचार्य जी यहाँ कह रहे हैं कि भाई वो तो कभी भारत में शामिल फिलहाल होता दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आपको यहाँ पे समझाऊं कि सांस्कृतिक तौर पर वो भगवा जो रंग है वो पूरे विश्व में रंगा हुआ दिखाया जाता है। सांस्कृतिक तौर पर सनातन हिंदू धर्म पूरे विश्व में फैला रहेगा, भले वहाँ के राजा कोई भी हो, सत्ता किसी के भी हाथ में हो, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर, धर्म के तौर पर वो एक ही जो है धागे में पिरोए जाएंगे और वो धागे का रंग होगा भगवा। आचार्य जी मैं गलत तो नहीं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अशोक के टाइम देखो ना, अशोक के टाइम बुद्धिज्म फैला, वहीं से फैला है उसने। तो श्रीलंका का एक ऐसा स्वभाव जिसको हम ये कह सकते हैं, यदि हम उस परिप्रेक्ष्य में समझें कि ज्योतिष का संबंध इन देशों से और दुनिया से कैसे होता है। जब हम अशोक के टाइम के भारत को देखें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब पूरे भारत में हुआ करते थे उस समय। जम्बूद्वीप ये पूरा इसी भारत का एक हिस्सा था। उसमें श्रीलंका भी भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन जब धीमे धीमे विघटन होना शुरू होता है, अशोक के बाद वहाँ पर बुद्धिज्म फैला, वहाँ से बुद्धिज्म धीमे धीमे चीन की तरफ सरका, इंडिया में सरका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान बुद्धिज्म आया। लेकिन इन मुग़लों के द्वारा इन लोगों को मारकाट मचाकर बुद्धिज्म को समाप्त किया गया। फिर बुद्धिज्म समाप्त हुआ, धीमे धीमे ये ख़त्म होने लग गया। अब परिस्थिति जो निर्मित हुई है, वापस वो निर्मित होनी शुरू हुई कि भारत फिर अखंड भारत की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहा है। तो जब भी कभी आप अपने घर में कोई ऐसा दोष बन जाए कि आपके ऊपर कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हो, विवाद चल रहा हो, तो सबसे पहले नैऋत्य कोण को आप सुधार लें, तो आपके घर की तरक्की होना शुरू हो जाती है। तो हमारा जो नैऋत्य कोण है श्रीलंका है, इसको हम अब सुधारना शुरू कर रहे हैं और ये खुद ही सुधरेगा और इसमें भारत की तरक्की होगी। फिर इसके बाद हम आएंगे नेपाल के ऊपर। नेपाल के बाद पाकिस्तान की जो मुस्लिम्स हैं, वो मैंने पहले भी कहा था कि वो भारत का साथ देना शुरू कर देंगे। हालांकि भारत का मुस्लिम भारत का साथ नहीं देगा, विरोध करेगा। हालांकि बाद में फिर ये हिंदुओं में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो समय नज़दीक ही है, ज़्यादा लंबा समय नहीं, 27 से 32 तक की कहानी है, उसमें होगा। लेकिन जो आप बोल रहे हैं भगवा रंग की, तो भगवा यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल होने वाला है और इसमें अब कोई संदेह नहीं बचा, क्योंकि हम उस यात्रा को शुरू कर रहे हैं जिसके कारण हम परेशान थे। अब हमारा जो क्षेत्र है श्रीलंका का, ये सुधरने वाला है, तो भारत की स्थिति इसमें अपने आप सुधर जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। श्रीलंका जैसे महत्वपूर्ण देश को लेकर आपने जो महत्वपूर्ण हमें यहाँ पे विचार साझा किए, और अब दर्शकों को पूरी तरह से समझ में आ चुका है कि श्रीलंका को भी ये समझ में आ गया है कि भारत से दूर रहकर वो अपना भला नहीं कर सकता है।
थोड़े समय के लिए वो चाइना के पास गया था, तो उतने में ही देखिए कितने बुरे हाल वहाँ की जनता के हो गए, वहाँ के देश के हो गए, और पूरी तरह से भारत के प्रति अब समर्पण के लिए तैयार है और अब ये लंबे समय तक भारत के ही पक्ष में रहेगा, जो कि एक अच्छी खबर है। हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे साथ हो रहा है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप और कुछ क्या जानना चाहते हैं? अगले एपिसोड में संभवतः हम नेपाल और बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे महत्वपूर्ण जो देश हैं उन पर लगातार जो आचार्य राजेश जी के जरिए जानने की कोशिश करेंगे, अगर उन देशों में क्या होने जा रहा है और भारत पे उनका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले हमारी एक दरख्वास्त है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करें और इस विचार को जरूर सोचें कि जब जब सनातन संस्कृति होती है हमारे देश में तो भारत का क्षेत्रफल बढ़ता है, भारत का विकास होता है, भारत की सीमाएं बढ़ती जाती हैं। लेकिन जब जब सनातन संस्कृति को बांटा जाता है और अलग अलग मतों में बंटता है तो भारत की सीमाएं भी सिकुड़ती जाती है। इस विचार के साथ हम यहाँ पर आपकी इजाजत लेंगे। बहुत बहुत नमस्कार।